नमस्कार बच्चों। आज फिर आपका जो है रसायन विज्ञान के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमने जो है इससे पहले विभिन्न वीडियो में जो है चर्चा कर ली है। आज हम बात करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ये वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें आईआर विकिरणों के अवशोषण से प्राप्त स्पेक्ट्रम का अध्ययन और विश्लेषण करके किसी यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान की जाती है। यानी कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका जो मेन एप्लीकेशन है वो है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और इस प्रकार जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है आईआर विकिरणों के अवशोषण से उसको हम आईआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। आईआर विकिरणों के अवशोषण से अणु जो होता है वो अपने मूल कंपन स्तर से उत्तेजित होकर के उच्च कंपन ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो जाता है। क्योंकि आईआर विकिरणों के अवशोषण से अणु एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित होता है, इसीलिए जो है इसे कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अणु में जो कंपन अवस्था से उत्तेजित अवस्था में संक्रमित होते हैं और फिर जो है जब अणु जो होता है वो आईआर विकिरणों का अवशोषण करता है तो वो उसमें उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के बंध हैं उनमें जो है कंपन होने लगते हैं और इससे जो है हमें आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। अब ये जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अणु जो होता है उसका एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण होता है। आईआर जो विकिरणें होती है इन आईआर विकिरणों की तरंगदैर्घ्य पराबैंगनी और दृश्य विकिरणों से अधिक होती है और इस ऊर्जा से अणु में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण तो नहीं होता, लेकिन अणुओं में उपस्थित बंधों में विभिन्न प्रकार के कंपन होने लगते हैं जिसके फलस्वरूप हमें जो है आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। अणुओं के जो अणु हैं उन अणुओं में परमाणुओं के मध्य विभिन्न प्रकार के बंध होते हैं और अणु किसी यौगिक का आईआर स्पेक्ट्रम जो है वो उत्पन्न जो होता है वो जटिल प्रकृति का होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अणु में विभिन्न प्रकार के जो है बंध होते हैं और इसलिए जो आईआर स्पेक्ट्रम है वो जटिल होता है और इसीलिए जो है किन्हीं दो यौगिकों का जो आईआर स्पेक्ट्रम होता है वो जटिल होने के कारण एक समान नहीं हो सकता। सामान्यतः जो है लगभग एक समान जो हाइड्रोकार्बन समूह हैं उनके लिए आईआर स्पेक्ट्रम जो होता है उस आईआर स्पेक्ट्रम लगभग समान प्रकार के होते हैं। लेकिन अणु में उपस्थित जो विभिन्न क्रियात्मक समूह है उन क्रियात्मक समूह के बंध जो है वो भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकृति के होने के कारण वो अलग अलग आईआर स्पेक्ट्रम देते हैं। इसलिए जो है इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा जो है हम किसी यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह जो होता है उसकी आसानी से पहचान कर सकते हैं। विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होता है उस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड जो रीजन है, आईआर जो क्षेत्र है वो विजिबल एंड माइक्रोवेव दृश्य और जो सूक्ष्म जो तरंगे हैं उनके मध्य आता है।
इसकी जो परास है, इस IR रीजन की जो रेंज है वो 0.8 माइक्रोमीटर से और 200 माइक्रोमीटर के मध्य होती है। इस क्षेत्र को अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। टोटल जो IR रीजन है जो स्टार्ट होता है 0.8 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर, इसको हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं। निकट अवरक्त क्षेत्र, दूरस्थ सामान्य अवरक्त क्षेत्र और दूरस्थ अवरक्त क्षेत्र। जो निकट अवरक्त क्षेत्र होता है इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो होती है 0.8 जो माइक्रोमीटर से और 2.5 माइक्रोमीटर के मध्य जो क्षेत्र होता है वो निकट अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र के लिए जो तरंग संख्या है उसका मान 12,500 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य होता है। यानी कि इस रेंज का जो क्षेत्र है उसको निकट अवरक्त क्षेत्र कहते हैं, जो कि दृश्य क्षेत्र के निकट होता है। जो सामान्य अवरक्त क्षेत्र है वो 2.5 माइक्रोमीटर से और 15 माइक्रोमीटर के मध्य होता है और इसकी जो तरंग संख्या है उसका मान 4,000 से 666 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इसको जो है मुख्य IR क्षेत्र कहते हैं और अधिकांश जो यौगिक है वो इस क्षेत्र में जो है IR स्पेक्ट्रम देते हैं। इसके अतिरिक्त जो तीसरे प्रकार का अवरक्त क्षेत्र है वो है सुदूर या फार इंफ्रारेड रीजन। ये 15 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर या तरंग संख्या के हिसाब से कहें तो 666 सेंटीमीटर इनवर्स से 50 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य होता है। IR स्पेक्ट्रम में IR बैंडों को सामान्यतः तरंग दैर्घ्य की बजाय हम तरंग संख्या में व्यक्त करते हैं जिसकी इकाई सेंटीमीटर इनवर्स होती है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरणों की ऊर्जा तरंग संख्या के समानुपाती और जो तरंग दैर्घ्य होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। और तरंग दैर्घ्य और तरंग जो संख्या है उसमें ये संबंध होता है, तरंग संख्या न्यू बार बराबर होता है 10⁴ अपॉन लैम्बडा, जहाँ लैम्बडा है वो माइक्रोमीटर में होता है। और हम जानते हैं 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसके बाद में जो है हम बात करते हैं कि ये जो IR जो रीजन है इस IR रीजन में IR विकिरणों यानी कि अवरक्त विकिरणों के अवशोषण से जो बंधों में आणविक कंपन होते हैं, ये आणविक कंपन क्या होते हैं। IR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में अणुओं में उपस्थित बंधों को दृढ़ नहीं माना गया है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये माना गया है कि बंध जो है वो लचीले होते हैं जिनमें IR विकिरणों के अवशोषण से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है कंपन होते हैं। इन कंपनों के द्वारा बंध लंबाई और बंध कोण के मान में परिवर्तन होते हैं और अणु एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो जाते हैं। ये जो ऊर्जा स्तर है वो क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी कि इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वो निश्चित होता है। अणुओं में संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा IR क्षेत्र से अवशोषित की जाती है तो फिर IR स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि आणविक कंपन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। आणविक कंपनों के प्रकार, आणविक कंपन जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। आणविक कंपनों की अगर हम बात करें तो ये जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस एंड दूसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके बेंडिंग वाइब्रेशंस। तनन कंपन और बंकन कंपन। इसमें हम पहले बात करते हैं तनन कंपन या स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की। ये वो कंपन होते हैं जो अणु के अक्ष पर होते हैं या अणु के तल में ही होते हैं तथा इनमें 2 परमाणुओं के मध्य की जो बंध दूरी है उसका मान तो परिवर्तित होता है लेकिन बंध कोण का मान परिवर्तित नहीं होता है। यानी कि तनन, इसमें जो है बंधों में तनाव उत्पन्न होता है, यानी कि बंध लंबाई जो है उसके मान में परिवर्तन होता है।
जिस तरह से एक स्प्रिंग जो है उस स्प्रिंग को खींच करके जो है उसको तनन करें तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाए और उसको छोड़ते हैं तो वो वापस सामान्य स्थिति में आ जाती है। उसी तरह से जो तनन कंपन है उसमें जो बंद लंबाई है उसके मान में परिवर्तन होता है, लेकिन बंद कोण के मान में परिवर्तन नहीं होता है। और एक और बात जो है, तनन कंपन जो है उस अणु के तल में ही होते हैं, तल के बाहर नहीं होते। और इस कंपन में जो है बंद कोण का मान परिवर्तित नहीं होता है, बंद कोण जो है वो स्थिर रहता है। तनन कंपन भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, सममित तनन कंपन, और दूसरे प्रकार के जो है वो होते हैं असममित तनन कंपन। सममित जो तनन कंपन होते हैं वे तनन कंपन होते हैं जिनके दौरान दो बंद लंबाइयों के मान जो है एक साथ ही तो कम होते हैं और एक साथ ही जो है बढ़ते हैं। यानी कि ये जो कंपन होते हैं उसमें यदि दो बंद जो है उनकी लंबाई बढ़ती है तो एक साथ बढ़ती है और घटती है तो एक साथ घटती है। ऐसे कंपन सममित तनन कंपन कहलाते हैं। इनको हम जो है CO2 और जो CH2 समूह है उसमें के उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ जो है आपको दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो है इसमें पहले उदाहरण में खिंचाव हो रहा है, यानी कि एक साथ जो है बंद लंबाइयाँ बढ़ रही है। C और O जो दोनों CO बंद है उनकी लंबाई में एक साथ वृद्धि हो रही है और इनके मध्य जो दूरी है बंद दूरी R1 और R2 वो दोनों के लिए समान है, यानी कि एक साथ बढ़ रहे हैं। दूसरा जो अणु है उसमें जो है बंद लंबाइयों का जो CO बंद की जो लंबाई है वो दोनों बंदों में एक साथ कम हो रही है और यहाँ पर भी जो है R1 बराबर R2 है। इसी तरह से अगर हम CH2 समूह की बात करें तो इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन जो बंद है, दोनों जो कार्बन हाइड्रोजन बंद हैं उनकी लंबाई में वृद्धि होती है तो वो एक साथ होती है और कमी होती है तो एक साथ होती है, यानी कि बंद लंबाई में वृद्धि और कमी जो है वो समान होती है। तो ये होता है सममित तनन कंपन, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। दूसरे प्रकार का जो तनन कंपन है वो है एसिमेट्रिक तनन कंपन। और एसिमेट्रिक जो तनन कंपन होता है उसमें जो एक बंद की लंबाई यदि बढ़ती है तो उसी समय दूसरे बंद की लंबाई जो है घटती है। इसी तरह से यदि एक बंद की लंबाई कम होती है तो दूसरे बंद की जो लंबाई है वो बढ़ती है। ऐसे जो तनन कंपन होते हैं उन्हें हम असममित तनन कंपन कहते हैं। इन्हें भी जो है हम CO2 और CH2 का समूह का उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक CO बंद जो है उसमें वृद्धि हो रही है, जबकि उसी समय दूसरा CO बंद जो है उसकी लंबाई में कमी हो रही है। तो इसका मतलब है कि पहले वाला जो CO2 मॉलिक्यूल है उसमें R1 जो है वो R2 से अधिक है। उसी तरह से दूसरी जो स्थिति है उसमें पहले वाले जो CO बंद है उसकी लंबाई में कमी हो रही है और उसी समय दूसरे वाले जो CO बंद है उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है। और इस उदाहरण में R1 जो है वो R2 से कम है, इसलिए ये असममित तनन कंपन है। उसी प्रकार CH2 समूह पर यदि हम विचार करें तो उसमें भी जो है दोनों जो कार्बन हाइड्रोजन बंद है उसमें पहले एक कार्बन हाइड्रोजन बंद अगर बढ़ता है तो दूसरा बंद जो है वो कम होता है। और उसके विपरीत स्थिति पर विचार करें तो पहले बंद में अगर वृद्धि होगी तो दूसरे में कमी और दूसरे में वृद्धि होगी तो पहले में कमी हो रही है। ऐसे जो कंपन हैं उनको हम असममित तनन कंपन कहते हैं। तो ये था आपका IR स्पेक्ट्रम और उनमें होने वाले जो आणविक कंपन है उनका एक प्रकार सममित तनन कंपन। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब और लाइक करना जो है नहीं भूलें। धन्यवाद।